देखिए बच्चों, आज शुरू करना है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा। तो फसलों का वर्गीकरण ही चल रहा है। फसलों के वर्गीकरण में उनकी विशेष उपयोगिता क्या है। इससे पहले बात होती थी खरीफ, रबी और जायद मौसम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, उनके आर्थिक वर्गीकरण का, फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। इसी प्रकार से फसलों का विशेष उपयोग के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए विशेष उपयोगिता है क्या है। देखिए फसलों से हमको जो है हमें अवशेष जो है फसल अवशेष प्राप्त होता है भूसा के रूप में, या जो है घास के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, या खाद बनाने के रूप में फसल उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दाने का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमें आर्थिक उपयोगिता के आधार पर हमें जो है उसके धन की प्राप्ति हो गई। लेकिन खेत में जो है फील्ड में किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाए जिससे कि हमारी फसल जो है सुरक्षित भी रहे। ठीक है, मतलब एक फसल को सुरक्षित करे या हमारी मृदा भी सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। मतलब फसलों की विशेष उपयोग, मतलब कि खेत में जो है किस प्रकार से उसकी उपयोगिता है। जैसे अब हरी खाद से हमको फसल तो लेना नहीं, ना तो हमको दाना की प्राप्ति करनी है, ना तो उसे हमको बेच करके उससे पैसे की प्राप्ति करनी है। तो क्या है, उसकी हम मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए, मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम हरी खाद बोते हैं। तो ये विशेष उपयोग हो गया। वही जैसे मान लें ढैंचा की फसल बोनी है, ढैंचा की फसल बोने के बाद में जब हम दाने की प्राप्ति करते हैं फिर उसको हम बेचते हैं, तो वो तो आर्थिक उपयोग के आधार पर हो गया। लेकिन जब ढैंचा की फसल हम खेत में बोते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं तो उससे हमें आर्थिक उपयोगिता तो नहीं मिली, आर्थिक जो है अर्थ तो नहीं मिला, पैसा तो नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, मृदा में जीवांश की मात्रा में वृद्धि हुई, मृदा की उर्वरता बढ़ी, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ गया। इससे क्या हुआ, मृदा जो है उर्वर हो गई। तो ये क्या है, ये विशेष उपयोगिता है। ठीक है, तो इसे नंबर 1 पर ही आती है हरी खाद। हरी खाद, अब हरी खाद के रूप में जो है जो फसलें प्रयोग की जाती हैं उनको हरी खाद वाली फसलें कहा जाता है। जैसे ढैंचा है, सनई है, उड़द है, लोबिया है, मूंग का भी प्रयोग करते हैं, अलसी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इन फसलों को उसी मिट्टी में या उसी खेत में दबाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो हरी खाद में जैसे ढैंचा हो गया, सनई हो गया, उड़द, मूंग, अलसी, ये फसलें होंगे। इसके अलावा हम दलहन में किसी भी फसल का प्रयोग कर सकते हैं अरहर को छोड़ करके। अरहर को जो है हरी खाद में प्रयोग नहीं किया था क्योंकि उसका तना जो होता है काफ़ी कड़ा होता है, तो उसका सड़ाव में, इसके डिकम्पोजिशन में काफ़ी समस्या आती है। तो कुल मिलाकर के हम दलहनी फसलों को हमारी खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, दलहनी फसलों को इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि जीवांश तो बढ़ेगा ही, साथ में मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य हुआ, तो दोहरा लाभ मिल जाता है। इसलिए हरी खाद में दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब फसलें क्या कही जाएंगी, जब इनका हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं
तब ये हरी खाद वाली फसलें कहलाती है। तो ये क्या होगा, ये विशेष वर्गीकरण हो गया या विशेष उपयोगिता के आधार पर जो है वर्गीकरण हो गया। तो ये हरी खाद वाली फसलें कहलाई जाएंगी। ऐसे ही जो है मृदा आरक्षक फसलें, मृदा आरक्षक फसलें वो होती हैं, मृदा आरक्षक फसलें वो होती हैं, इसको हम कवर क्रॉप कहते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कवर करना, कवर करना किसी को ढकना। तो जैसे इसमें क्या है, मृदा आरक्षक फसलें, तो अर्थात ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो मृदा को ढक दें, आच्छादित कर दें। तो देखिए कुछ फसलें होती हैं जो कि उनका जो फसल अंतरण जो होता है वो काफ़ी होता है, तो इसमें मृदा ढक नहीं पाती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि क्रॉप डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में मृदा पूरी की पूरी ढक जाती है। जब वो फसल जो है अपनी वानस्पतिक वृद्धि के समय जब देखते हैं तो पूर्ण रूप से मृदा ढकी हुई मालूम पड़ती है। तो ऐसी फसलों को मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। अब देखिए इनकी विशेष उपयोगिता क्या है। अब यहाँ पर हमारा विशेष उपयोगिता ये है कि इससे हमको फसल भी प्राप्त होगी, और विशेष उपयोगिता ये है जहाँ पे जल द्वारा या मृदा द्वारा जो कटाव हो रहा है मिट्टी का, तो आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सॉइल इरोजन या विंड इरोजन जो हो, जहाँ पे बड़े स्तर पे होता है, वहाँ पर मृदा आरक्षक फसलें या कवर क्रॉप जो है फसलों की बुआई की जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आच्छादन प्राप्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तो मिट्टी जो है ढक जाए। जब मिट्टी ज़्यादा ढक जाएगी तो वर्षा की बूंद जो है वो भी डायरेक्ट मृदा पर नहीं पड़ेगी, और वायु का जो प्रचंड वेग होता है वो भी मृदा के कणों पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा पानी जो मिट्टी की सतह पर जो पानी बहता है, तो क्या करता है, वो से पानी के बहाव का जो वेग होता है उसमें भी कमी लाता है। तो पानी का वेग जब कम हो जाएगा तो मृदा का कटाव कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो मृदा आरक्षक फसलें हैं या कवर क्रॉप हैं, इनको जो है हम मृदा कटाव रोकने के लिए तो इनका प्रयोग किया था। तो क्या है, ये विशेष उपयोगिता है, अर्थात मृदा कटाव को रोकने के लिए कवर क्रॉप या मृदा आरक्षक फसलें बोई जाती है। इसमें उर्द, मूंग, लोबिया, ठीक है, उर्द, मूंग और लोबिया जो है मृदा आरक्षक फसलों में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें कभी कभी ये आता है, एक विशेष पौधा है मक्के की खेती जो मक्का इसमें आता है, कि कई बार पूछा जाता है कि जो है मक्का जो है मृदा कटाव को रोकता है तो नहीं रोक पाता। तो ये जो है देखिए मक्का में क्या है, क्रॉप डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये मृदा के कटाव को नहीं रोक पाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि उर्द, मूंग, लोबिया दिया था, साथ में चौथा आपको मक्का भी दिया जाएगा, जिसको हम मृदा कटाव अवरोधी जो है फसल कहते हैं, जो मक्का है। बाकी ये मृदा कटाव को जो है मृदा कटाव अवरोधी फसलें कहलाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये विशेष उपयोगिता हो गई कि हम फसल तो प्राप्त कर रहे हैं, साथ में विशेष हमारी उपयोगिता वहाँ पर क्या है कि मृदा को कटाव के रोकने के लिए ऐसी फसल हम खेत में बोते हैं जिससे कि मृदा की पूरी आच्छादित हो जाए, ढक जाए, कवर हो जाए, जिससे जो है दोनों प्रकार के कटाव, चाहे जल के द्वारा कटाव हो चाहे वायु के द्वारा कटाव हो, दोनों प्रकार के कटाव को रोका जा सकता है। तो दूसरी बात दोस्तों, और तीसरा देखिए, तीसरा नकदी फसल, इसको हम कैश क्रॉप कहते हैं। नकदी फसल का मतलब ये होता है जैसे कि हमने फसल को खेत से फसल को कटवाया और उसको सीधे मार्केट में भेज दिया, फसल को काट करके सीधे मार्केट में भेज दिया और वहाँ से उसको पैसे दे दिया। तो
मतलब जाकर तुरंत कैश करा लिया। तो इस प्रकार की फसल को हम नकदी फसल कहते हैं। इसमें बहुत बड़ा जो है उदाहरण हमारे यहाँ गन्ने का ही है। गन्ना जो है नकदी फसल है, तंबाकू जो है वो नकदी फसल है, ठीक है। उसको भी उठा करके क्यूरिंग जहाँ पर होती है वहाँ भेज करके तुरंत मार्केट में भेज के और फिर जो है उससे पैसा प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये नकदी फसल कहलाती है, जिसे गन्ना, तंबाकू या कुछ ऐसी भी फसलें आ जाती हैं जो बड़े स्तर पे हम बुआई करते हैं और उनका स्टोर करने के बजाय जो है हम सीधे मार्केट में भेज देते हैं। वो हमारी कोई भी फसल हो सकती है, लेकिन हम उसी फसल को नकदी फसल कहेंगे जो खेत से सीधे हम मार्केट भेज देते हैं, तो नकदी फसल के अंतर्गत आता है। और बहुत बढ़िया उदाहरण है आलू, ठीक है। आलू को भी जो है सीधे कैश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये नकदी फसल हो गई। उसके अलावा फिर अगली क्रॉप है अंतर्वर्ती फसलें, जिसको हम कैच क्रॉप कहते हैं। अंतर्वर्ती फसल, इसको हम कैच क्रॉप बोलते हैं। देखिए इसमें भी विशेष उपयोगिता है। इसमें विशेष उपयोगिता क्या है, जब दो फसलों के बीच में कोई एक ऐसी फसल ले लेते हैं बहुत ही कम अवधि की होती है। जैसे इसमें अब कुछ दिन के बाद धान कटने वाला होगा, ठीक है, अक्टूबर में धान कट जाएगा। अब धान कटने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें गेहूं बोएंगे। तो धान और गेहूं के बीच में एक फसल और ली जा सकती है, जिसको हम तोरिया कहते हैं। तोरिया या गांव में कहते हैं काली लाही, लाही नहीं है, तोरिया है ये। एक गांव में इसको काली लाही कह देते हैं। लेकिन तोरिया को जो है हम ले सकते हैं। अब जैसे अक्टूबर में धान कट जाएगा, तो उसी समय जो है जुताई उड़ाई करके हम तोरिया बो देते हैं। 80-90 दिन में तोरिया हो जाता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तोरिया कट जाएगा और दिसंबर में हम गेहूं बो देते हैं। तो क्या हुआ कि दोनों फसलों के बीच में धान के बाद गेहूं बोना चाहिए, लेकिन धान गेहूं के बीच में हमने कम अवधि की एक फसल ले ली है, ठीक है। तो वो फसल क्या कहलाएगी, अंतर्वर्ती फसल कहलाएगी। एक तो ये होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमने कोई फसल बो रखी है, प्याज बो करके आए हैं, 15 दिन के बाद में भयंकर रूप से बरसात हो गई या बाढ़ आ गया, ठीक है। तो क्या है कि हमारी बोई हुई फसल जो है वो नष्ट हो गई। तो जो हमने फसल बो रखी थी उसका टाइम भी ओवर हो गया। जो हमने फसल बो रखी थी उसका टाइम ओवर हो गया, अब उसको नहीं बो सकते हैं। तो क्या करते हैं, कोई ऐसी फसल ढूंढ लेते हैं। तो इंतजार तो करना नहीं कि अगली फसल का टाइम आएगा तब तक खेत हमारा खाली पड़ा रहेगा। तो क्या करते हैं कि ऐसी फसल कोई ले लेते हैं कम अवधि वाली, जो हमारी फसल नष्ट हो गई उसके स्थान पर हम कोई ऐसी फसल बो देते हैं जो कम समय में तैयार हो जाए और हमारी जो अगली मुख्य फसल है उसका उस टाइम तक तो जो है वो हमारी फसल तैयार हो जाए और हम जो है जो बड़ा नुकसान होने को था उससे बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बीच में हमने कैच कर दिया एक प्रकार से, क्या है, दो फसलों के बीच में हमने एक कम अवधि वाली फसल जो है हमने कैच कर लिया, ठीक है। तो ये अंतर्वर्ती फसल कहलाती हैं। तो इस प्रकार से जो है, जैसे जो अभी बताए थे कि धान और गेहूं के बीच में हम तोरिया की फसल आसानी से ले सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए आगे जो है ट्रैप क्रॉप होती है, इसको हम कीट आकर्षक फसल कहते हैं। ये भी विशेष उपयोगिता के आधार पर ही है कि इसका भी एक विशेष उपयोग है। पांचवी है कीट आकर्षक, इसको हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं।
इसमें भी विशेष उपयोगिता है। देखिए क्या है इसमें, हमने खेत में मुख्य फसल बो रखी है और इसमें कीटों के अटैक से बचाने के लिए, कीटों के आक्रमण से बचाने के लिए किनारे किनारे जो है तो दूसरी फसल बो देते हैं। हमारी मुख्य फसल जो है ये बीच में रहती है, किनारे किनारे एक ऐसी फसल बो देते हैं जो कि कीट जो है इसी फसल पर ही आकर्षित हो, इसी फसल पर आकर्षित हो, जिससे हमारी मुख्य फसल जो है वो बच जाएगी, अन्यथा जो पूरी फसल को नष्ट करेंगे। तो ऐसी फसल को, जैसे ये जो बॉर्डर पे फसल बोई गई है तो ये क्या कहलाएगी, ये ट्रैप क्रॉप या कीट आकर्षक फसल कहलाएगी। अर्थात कभी कभी प्रमुख फसल को कीट तथा बीमारियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर या किनारे पर, खेत के चारों ओर बो सकते हैं या किनारे पर, ठीक है, किनारे पर कुछ ऐसी फसल बो दी जाती है जहाँ पर कीटों का आकर्षण या बीमारी यहाँ पर उसी में ज़्यादा लगती है। तो कीट और बीमारियों से बचाने के लिए जो है फसल के चारों ओर या किनारे जो है दूसरी फसल बो दी जाती है। जैसे कपास की फसल को कपास की गुलाबी सूंडी से बचाने के लिए, कपास की फसल को कपास की गुलाबी सूंडी से बचाने के लिए हमारी मुख्य फसल यहाँ पर क्या हो जाएगी, कपास हो जाएगी, ठीक है। और कपास पर ये जो है गुलाबी सूंडी बहुत ज़्यादा अटैक करती है, तो इसको बचाने के लिए इसके चारों ओर अगर हम भिंडी की फसल बोते हैं, इसके चारों ओर ये भिंडी की फसल अगर बो देते हैं तो क्या है, ये जो गुलाबी सूंडी जो है वो भिंडी पे ही अटैक करती है, तो हमारी कपास की फसल जो है वो बच जाती है। और जो भिंडी पर जो गुलाबी सूंडी ने जो है जो भिंडी पे अटैक किया है तो वहीं पर उसको नियंत्रित कर, ये नहीं कि उसको छोड़ देते हैं ऐसे कि भिंडी को खाएगा बाकी कपास नहीं खाएगा, क्या करते हैं फिर उसी समय जो है भिंडी पर जब अटैक करते हैं भिंडी पे ही जो है नियंत्रण अपना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे जो है इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से जो भिंडी है ये ट्रैप क्रॉप कहलाएगी, भिंडी है ये ट्रैप क्रॉप जो है ये कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, ये कीट आकर्षक फसलें कहलाती हैं। तो इनकी विशेष उपयोगिता है कि कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। उसके बाद में कितने बचे, इसके बाद में देखिए अब कीट आकर्षक फसलें के बाद में आगे शुरू करेंगे रक्षक फसलें क्या हैं, ठीक है। रक्षक फसलें और पोषक फसलें, सहचर फसलें, इसके बारे में बताएंगे।